अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एहसास कहानियाँ चैनल में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। पप्पू लंदन से हमें मिलने आई तो हमारे पढ़े पुराने कपड़े देखकर अम्मी से कहा कि तुम अपनी बड़ी बेटी मेरे साथ लंदन भेज दो। मैं इसकी वहाँ पर जॉब लगवा दूंगी, फिर तुम्हारे भी हालात बदल जाएंगे। अम्मी ने मेरी बहन को पप्पू के साथ भेज दिया। मेरी बहन हर माह लंदन से हमें 5 लाख भेजती। हमारे घर पैसे की देर फेल हो गई थी। मेरी माँ ने मेरी शादी एक अमीर घर में कर दी। मैं अपने शोहर के साथ लंदन घूमने गई तो वहाँ कुछ लोग एक गंजी औरत को मार रहे थे। मैं उस औरत को बचाने गई तो उसकी शक्ल देखकर मेरी चीखें निकल गई, क्योंकि वो तो मेरा नाम रोशनी है। मेरे अब्बा एक प्राइवेट इदारे में ड्राइवर की जॉब करते थे। वो अपनी आधी से ज्यादा तनख्वाह अपने कपड़ों को ठाट पाट कर लगाते थे। वो ज्यादातर अपने ऑफिसर के साथ वहाँ यहाँ घूमने निकल जाते थे। उन्हें घर की और हमारी कोई परवाह नहीं थी। मैंने कभी भी अपने अब्बा को खुले हाथों पैसे अम्मी को देते हुए नहीं देखा था। अम्मी को जब भी मैंने देखा तो पाई पाई का मोहताज ही देखा। अपने जरूरियात के लिए भी पैसे उनके पास कभी नहीं हुए थे। हत्ता कि अगर किसी डॉक्टर के पास जाना होता तो वो यहाँ वहाँ से उधार लेकर डॉक्टर के पास जाती। बचपन तो हमारा ये सब देखते ही देखते गुजर गया। उस वक्त हम छोटे थे, बातों की समझ भी नहीं थी और पता भी नहीं था कि इस पर क्या अपनी राय का इजहार करें। लेकिन जूं जूं मैं और मेरी बहन रिमशा बड़े होते चले गए तो हमें घर के ये रूटीन देखकर बहुत दुख होता था। मेरी बहन रिमशा और मैं अक्सर इस हवाले से बात करते कि आखिर अब्बा ऐसा क्यों करते हैं, हालांकि ठीक ठाक उनकी आमदनी है, बस वो सिर्फ अपने बारे में ही क्यों सोचते हैं। अम्मी को पैसे इतने नाप तोल कर देते हैं कि बस दाल रोटी ही पूरी होती है। इन पैसों से ना तो हम अपने लिए कोई कपड़ा बना सकते हैं और ना ही अपने लिए जूते ले सकते हैं। हमारे कपड़े अब बहुत पुराने हो चुके हैं। अगर अम्मी कभी हमारे लिए अब्बा से पैसे मांगने की बात करती तो अब्बा शदीद गुस्से में आ जाते और कहते कि पैसे दरख्तों पर नहीं लगे कि जहाँ से तोड़कर मैं तुम्हें दूं। अब्बा अक्सर अम्मी को इतनी जली कटी सुनाते थे कि हम दोनों बहनों का दिल कट कर रह जाता था। हम ज्वाइंट सिस्टम फैमिली में रहते थे। मेरे ताया मेरे अब्बू से भी ज्यादा कमाते थे और वो अपने बच्चों पर खूब खर्च करते थे। उनके बच्चे अच्छे खाते और पीते थे, इसलिए हम दोनों बहनें एहसास महरूमी का शिकार हो जाती। हम बचपन से यही देखती आ रही थी कि ताई जब भी सालन बनाती तो अपने बच्चों के लिए अलग कर लेती, जो कि ज्यादा शोभे वाला भी नहीं होता था। लेकिन बाद में हांडी में इतना पानी डाल देती कि ना उसमें दाल का पता चलता और ना ही मिसाले का। यूं लगता है जैसे हम घड़े का पानी पी रहे हैं। अम्मी ने कई बार इस बात पर अपनी जेठानी से कहा कि जब हमें सालन लेना होता है तो आप उतना पानी क्यों डालती हैं। तब ताई अम्मी से लड़ने लग जाती कि तुम्हारा खावन महीने का जितना खर्च मुझे देता है उसमें यही सालन बनेगा। अगर खाना है तो खाओ, नहीं तो अपना किचन अलग कर लो। अम्मी तो कब से चाहती थी कि हमारा खाना पीना अलग हो जाए। कई बार उन्होंने अब्बा से इस बारे में बात भी की थी कि आप यही पैसे मुझे दे दिया करे, हम कम से कम ढंग से खाना तो बना सकेंगे। बच्चियां अच्छे खाने के लिए तरस जाती हैं। तब अब्बा ऐसे में अम्मी को इतनी हकारत भरी नजरों से देखते और कहते कि तुम में इतनी काबिलियत है कि तुम अपना किचन अलग चला सको। भाभी इंतहाई समझदार औरत है, वो पैसों की कदर जानती है। तब अम्मी हैरत से उनकी तरफ देखती ही रह जाती। ऐसे में मैं और मेरी बहन ने हमेशा यही देखा था कि ताई अम्मी मेरे अब्बा को और भड़का देती थी और अब्बा अपना गुस्सा अम्मी को मार कर ही ठंडा करते थे। और जो थोड़ा बहुत खर्चा अम्मी के हाथ पड़ते थे वो भी देना बंद कर देते थे। मैं और बाजी रिमशा अक्सर अम्मी से लड़ पड़ती कि आपने ऐसे बंदे से शादी ही क्यों की कि जो हमारी जरूरतें भी पूरी नहीं कर सकता। तब अम्मी मुझे बहुत डांटती और कहती, अगर तुम्हारी ये बातें तुम्हारी ताई ने सुन ली तो मेरा क्या हशर होगा, तुम जानते ही नहीं हो। मेरी ताई हर वक्त मेरी अम्मी को बिला वजह बातें सुनाती रहती थी। ऐसे में मुझे ताई पर बहुत गुस्सा आता और मैं अम्मी के साथ साथ उनसे भी लड़ पड़ती थी कि आपको तो अब्बा जैसा खामद नहीं मिला, इसलिए आपको बढ़ चढ़कर बातें करनी आती है। तब ताई अक्सर अपने होठों पर हाथ रखकर हैरानी से मेरी तरफ देखती और फिर मेरी अम्मी को कहती, फरखंदा तुम अपनी बेटियों की कैसी तरबियत कर रही हो, सारी जिंदगी खुद भी नाशुक्री करती रही
और वो अपनी बेटियों को भी यही अमल सिखा रही हो, तब अम्मी हमेशा की तरह उनके आगे चुप कर जाती। अगर अम्मी मजीद उनसे झगड़ा करती तो ताई अम्मी ने फौरन शिकायत अब्बा को लगा देनी थी। और अब्बा की हमेशा से ये आदत थी कि वो ताई अम्मी की बातों में आकर अम्मी को हमेशा बहुत मारा पीटा करते थे। इसी बात पर हम दोनों बहनें अपने बाप से नफरत करने लगी थी। हमें ऐसे लगता था जैसे बेटा न पैदा होने की वजह से अब्बा ऐसे हो गए हैं, मगर इस सब में हम बेटियों का क्या कसूर था। मैं अपनी बहन से पूछती कि क्या हम सारी जिंदगी अब्बा की नफरतों का शिकार रहेंगी? क्या हमारी जिंदगी यूं ही सिसक कर और छोटी छोटी चीजों की हसरत में गुजर जाएगी? तब बाजी मेरी तरफ हौसले देती और कहती, तुम फिक्र मत करो छोटी, अल्लाह ने चाहा तो एक दिन हमारे दिन भी पिट जाएंगे। मुझे ना जाने क्यों अपनी बहन पर बहुत एतबार था, क्योंकि अक्सर वो अपनी पॉकेट मनी से मुझे कितनी ही बार मेरी पसंद की चीजें लेकर दे चुकी थी। वो चीजें होती तो बहुत ही मामूली नौयत की थी, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी अहमियत रखती थी। जैसे कि बारबी डॉल, जिसकी फरमाइश करते करते मेरी जुबान तालू से जा लगती थी, मगर अब्बा ने मेरी ये फरमाइश इंतहाई बेतरतीब के साथ रद्द कर दी थी और कहा कि तुम्हारी कोई उम्र है गुड़िया से खेलने वाली, अब तुम बड़ी हो गई हो। उस दिन मैं पूरी रात सो ना सकी, क्योंकि वैसी ही एक गुड़िया मेरी ताई की बेटी के पास थी जो मुझसे उम्र में बड़ी थी। लेकिन मुसीबत ये थी कि वो अपनी गुड़िया को मुझे हाथ तक नहीं लगाने देती थी। और फिर एक दिन जब मैंने देख लिया कि मेरी ये फरमाइश किसी तौर पर भी पूरी नहीं हो सकती, तो मैंने अपनी ताई की बेटी की गुड़िया को चुरा लिया। और ये मेरी जिंदगी की पहली चोरी थी जो मैंने अपने ही घर में की थी, और मुझे ये चोरी करते हुए किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी नहीं हो रही थी। ताई की बेटी को जब अपनी गुड़िया ना मिली तो उसने पूरे घर में हंगामा बर्पा कर दिया, रो रो कर पूरा घर सर पर उठा लिया और फिर मुझ पर इल्जाम लगा दिया कि उसकी गुड़िया मैंने ही चुराई है। ताई ने भी उसकी तायीद करते हुए कहा कि ये तो है ही चोरनी, अब अगर इनकी फरमाइशें पूरी नहीं होती तो ये अपने ही घर में डाकर डालेंगी। ताई की बात सुनकर अम्मी रो पड़ी और कहने लगी कि कुछ तो खुदा का खौफ करें भाभी, आपकी बेटियों में और मेरी बेटियों में क्या फर्क है? तब ताई एकदम से बोली, यही फर्क है कि मेरी बेटियों ने कभी चोरी नहीं की और तुम्हारी बेटियों ने तो आज रिकॉर्ड कायम कर दिया है। छोटी छोटी चीजें घर के अंदर से गायब हो रही है। तुमने अपनी बेटियों की बहुत ही गलत तरबियत कर डाली है। अब अगर ये बात तुम्हारे खामद को पता चल जाए तो वो इनका गला दबा देगा। जिंदगी में पहली बार मुझे उस 100 रुपए वाली गुड़िया पर इतनी बातें सुनने को मिली थी। अम्मी बोली, अगर मेरी बेटी रोशनी ने आपकी बेटी की गुड़िया ले ली है तो खिलकर वापस कर देगी, लेकिन कम से कम इस घर की बड़ी होने के नाते आपको ऐसी बातें जेब नहीं देती। बाजी पहली बार मेरे हक के लिए बोली तो मैं बाजी का मुंह देखती रह गई। मेरी वजह से अम्मी और बाजी ये जानते हुए भी कि गुड़िया मेरे पास है, मेरा दिफा करने की कोशिश करती रही। इस बात ने मुझे रुला डाला था। मैं चुपके से वो गुड़िया रात को ताई अम्मी के कमरे में रख आई, क्योंकि मैं मजीद अपनी माँ और बहन को कटहरे में खड़ा होने का हौसला नहीं रख रही थी। और फिर मैंने उसके बाद कभी कोई चीज नहीं चुराई थी, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि मेरी वजह से मेरी माँ और बहन की आंखों में बेबसी के आंसू आ जाए। शहबाजी ने जब मैट्रिक किया तो उन्होंने जॉब करने की ठान ली और इस मकसद के लिए उन्होंने एक शॉप पर सेल्समैन की जॉब शुरू कर दी। अम्मी बाजी की जॉब करने वाले फैसले पर बिल्कुल भी राजी नहीं थी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर अब्बा को पता चल गया तो वो कभी भी उन्हें जॉब करने की इजाज़त नहीं देंगे। और फिर जो ही अब्बा को बाजी की नौकरी का पता चला तो उन्होंने पहले तो अम्मी को मारा और उसके बाद बाजी पर भी हाथ उठाया। उस रोज न जाने मुझसे कहाँ से इतनी हिम्मत आ गई थी कि मैंने आगे बढ़कर अब्बा का हाथ रोक लिया और इंतहाई सख्त लहजे में उनसे कहा कि अब हम बच्चे नहीं रहे। अगर आपको बाजी की नौकरी बुरी लगती है तो निकालिए हमारा खर्चा, ताकि हम भी ढंग से इंसानों के हुलिये में जी सके। कभी आपने सोचा है कि आपकी बेटियां जवान हो गई हैं और वो पुराने और फटे हुए कपड़े पहनती हैं? हम बाहर निकलते हैं तो दुनिया वाले किस निगाह से हमें देखते हैं? वे ये कहते हुए रो पड़ी थी कि हमारे पास तो हमारा वजूद छुपाने के लिए भी कपड़े नहीं होते। अब्बा मेरी बातें सुनकर हक्का बक्का रह गए और मुझे और मेरी माँ को बुरा भला कहते हुए कमरे से चले गए।
उसके बाद ताई अम्मी ने अपना प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया था। हर मिलने वाली खातून को मिर्च मिसालें लगाकर हमारी ऐब जोई करती और कहती कि इसकी बेटियां है ही आजाद ख्याल और आवारा, अब ये बाहर नौकरी के लिए भी मुंहमारी कर रही हैं। सुनने वाली औरतें भी ऐसी ही चटपटी खबरों के लिए हमारे घर आती थी और दांतों में उंगलियां दबाकर हमारी तरफ तंजिया नजरों से देखती रहती। खानदान में कोई ऐसा घर ना बचा कि जहां पर हमारी बुराइयां ताई के तवस से ना पहुंची हों। तब अम्मी ये बातें सुन सुनकर रो पड़ती और अक्सर बाजी को डांटती कि ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। जिन जिन घरों से उम्मीद थी कि तुम्हारा रिश्ता आ जाएगा, अब मुझे नहीं लगता कि कोई भी हमसे रिश्तेदारी करना चाहेगा। तुम्हारी ताई ने हमें बदनाम करने का कोई मौका नहीं गंवाया, अब क्या होगा? तो ऐसे में बाजी अम्मी को हौसला देती कि मेरा रिश्ता जहाँ होना होगा हो जाएगा, आपको इतना फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं है। जिसे हमारे बारे में जो सोचना है सोचता रहे, हम लोगों की सोच पर पाबंदी तो नहीं लगा सकते। तब अम्मी चुप हो जाती, लेकिन मुझे पता था कि वो अंदर ही अंदर बाजी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी, क्योंकि हमारे खानदान में लड़कियों की जल्दी शादियां हो जाती थी। ताई की बेटियों के रिश्ते भी तय हो चुके थे। अब अम्मी चाहती थी कि मेरी बेटियां भी अपने घर की हो जाए ताकि वो सुख से सर उठाकर जी सके। पहले पहल तो सिर्फ बाजी की नौकरी की वजह से हम पर तोहमतें लगती रही, लेकिन फिर अम्मी को ये सुनने को मिला कि ये अपनी बेटियों की कमाई खा रही है, इसलिए इनकी शादियां नहीं करना चाहती। जिस दिन अम्मी के कानों में ये बात पड़ी, उस दिन अम्मी सारी रात रोती रही। और ऐसे ही जब बाजी ने अपनी तनख्वाह लाकर अम्मी के हाथ में रखी, तो अम्मी ने वो रकम बाजी को लौटा दी और कहा कि हम जैसे वक्त पहले गुजार रहे थे वैसे ही अब गुजारते रहेंगे, तुम ये पैसे अपने अकाउंट में डाल दिया करो। बाजी को समझ में ना आई कि अम्मी इतनी अजनबी बातें क्यों कर रही है। जब मैंने उन्हें सारी सूरत हाल बताई कि आज घर आने वाली खवातीन ने अम्मी को खूब बातें सुनाई है, बाजी ने जब सारी बातें सुनी तो वो बहुत दुखी हुई, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अगले दिन ही बाजार गई और वहां से मेरे और अम्मी के लिए 2 नए सूट और नए जूते ले आई। पहली बार नए कपड़े देखकर मेरी तो आंखें खुशी से जगमगाने लगी थी, जबकि अम्मी उन कपड़ों को देखकर रोने लगी। बाजी चूंकि अच्छी सिलाई कर लेती थी, तो रातों रात ही उन्होंने मेरे और अम्मी के दोनों सूट सिलाई करके हमें कहा कि इन्हें पहन लो। अब अगर अल्लाह ने चाहा तो हम भी अच्छा पहनेंगे और खाएंगे। बहुत जल्दी बाजी ने हमारा खाना पीना ताई से अलग कर दिया था। आहिस्ता आहिस्ता घर के हालात बदलते जा रहे थे, लेकिन आमदनी इतनी ज्यादा नहीं थी कि जिसमें बाजी मुझे आगे पढ़ा सकती, क्योंकि मैंने अब मैट्रिक कर लिया था और बाजी की ही तरह जॉब करना चाहती थी। लेकिन बाजी ने मुझे जॉब ना करने दी और कहा कि मैं प्राइवेट ही एफए कर लूं और अपनी तालीम पर फोकस करूं। वो अकेले ही घर के निजाम को चला रही थी। फिर एक दिन हमारे घर लंदन से हमारी फूफू आ गई और मेरी फूफो की शादी बहुत ही ऊंचे घराने में हुई थी और वो अपने बच्चों और शोहर के साथ लंदन में रहती थी। अम्मी फूफो के सामने अपने दिल के तमाम जख्म खोलकर बैठ गई। तब फूफो ने मेरी बड़ी बाजी से कहा कि अगर तुम बहुत अच्छी जॉब ही करना चाहती हो तो मेरे साथ लंदन चलो, वहाँ तुम्हारी आमदनी भी अच्छी हो जाएगी और तुम्हारे घर के हालात भी बेहतर हो जाएंगे। अम्मी को तो कोई एतराज नहीं था और ऊपर तो पहले ही हम बहनों के मामलात पर बात करना पसंद नहीं करते थे। लिहाजा बाजी का झटपट वीजा आ गया और फुप्पो उनको अपने साथ लंदन ले गई। वहां पहुंचकर उन्होंने बाजी की एक पार्लर में नौकरी दिलवा दी और जब 5 लाख बाजी ने अम्मी की तरफ भिजवाई तो अम्मी हैरान रह गई कि कहाँ उनकी बेटी महीने के 8,000 कमाती थी और अब 5 लाख कमा रही है। मैं और अम्मी बहुत खुश थे। वहीं पर ताई का हालत मुंह खराब रहता। अम्मी ने इन पैसों को बहुत ही एहतियात और समझदारी के साथ इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। सबसे पहले उन्होंने अपने पोर्शन की मुरम्मत करवाई कि जब से वो भी आकर आई थी कभी भी इस घर में रंग रोगन नहीं हुआ था। अम्मी के जहन में यही बात थी कि घर अगर अच्छे से सेट हो जाए ताकि मेरा रिश्ता देखने के लिए आने वालों पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। फिर आहिस्ता आहिस्ता उन्होंने घर के लिए अच्छी क्रॉकरी खरीदी, क्योंकि हमारे घर अगर कोई मेहमान आ जाता तो अक्सर ताई से बर्तन लेने पड़ते थे। इसलिए अम्मी ने टी सेट के साथ डिनर सेट भी खरीदे और साथ ही साथ वो मेरे जहेज के लिए भी चीजें जमा करती जा रही थी, क्योंकि अब्बा को तो न बाजे की और ना ही मेरी शादी की कोई फिक्र थी।
ना ही उन्होंने कभी इस हवाले से अम्मी से बात की थी। लिहाजा हमारे हवाले से सब कुछ अम्मी ही अब सोच रही थी। उन्हीं दिनों बाजी ने पैसे भेजकर मेरा शहर के बेहतरीन कॉलेज में एडमिशन करवा दिया था और आने जाने की बैन भी बाजी ने ही करवा कर दी थी और मुझे कहा कि जितना पढ़ना है पढ़ लो ताकि तुम्हारे दिल में कोई हसरत ना रहे। मैं हरदम अल्लाह का शुक्र अदा करती रहती कि जिसने इतनी दरिया दिल बहन मुझे अता की थी। हमारे घर के अच्छे हालात देखकर ताई का मूड भी हमसे अच्छा होने लगा था। खानदान में दीगर रिश्तेदार खवातीन भी अब ताई की निस्बत हमारे घर में ज्यादा बैठना पसंद करती थी और वो गिफ्टें जो कभी वो अम्मी की ताई के सामने करती थी अब ताई की गिफ्टें वो अम्मी के सामने करने लगी थी। मुझे ये सब देखकर बहुत हंसी आती थी। ताई अम्मी ने हमारे घर में दौलत की रेलपेन जब देखी तो उन्होंने मेरा रिश्ता अपने बेटे के लिए मांग लिया। शायद उनके जहन में होगा कि मैं बहुत अच्छा जहेज लेकर आऊंगी। मैंने अम्मी को साफ इनकार कर दिया। मैं जहर खाकर मर जाऊंगी लेकिन ताई के बेटे से शादी नहीं करूंगी। ताई के कहने पर अब्बा ने भी बहुत जोर दिया कि मेरा रिश्ता यही हो जाए, मगर अम्मी ने साफ साफ कह दिया कि जहाँ पर बच्चियों की ख्वाहिश होगी मैं वहीं पर उनका रिश्ता करूंगी। तब अब्बू चुप हो गए। इसी दौरान एक अच्छे घर से मेरा रिश्ता आया तो अम्मी ने फौरन हाँ कर दी और मेरे महीने के अंदर अंदर शादी हो गई और मैं रुखसत होकर अपनी शोहर सज्जाद के घर आ गई। सज्जाद की फैमिली बहुत अमीर थी। वो मुझे शादी के दूसरे दिन ही हनीमून के लिए लंदन ले गया। लंदन में मुझे हनीमून से भी ज्यादा बाजी से मिलने का शौक था। मेरी तो अपने मौसम जैसी बाजी को देखने के लिए आंखें ही तरस गई थी। मैंने सज्जाद से एक फरमाइश की कि मुझे अपनी बहन के लिए थोड़ी सी शॉपिंग करनी है तो वो खुशी खुशी मुझे एक मॉल में ले गई जहाँ से मैंने बाजी के लिए कपड़े और परफ्यूम लिया था। अचानक उस मॉल के बाहर लोगों का बेशुमार रश जमा होने लग गया। मैं भी सज्जाद के साथ बाहर आई ये देखने के लिए कि आखिर हुआ क्या है। तब अचानक सड़क के दरमियान मेरी नजर एक औरत पर पड़ी जिसके सर पर बाल नहीं थे। शायद किसी बीमारी की वजह से उसने अपना गंज करवाया हुआ था। वो औरत नीचे जमीन पर गिरकर बेहोश हो गई थी। मैं भागकर उसे उठाने गई तो ये देखकर मेरी रूह लरस गई और मेरे मुंह से एकदम चीख निकली थी क्योंकि वो औरत मेरी बहन रिमशा थी। सज्जाद ने एम्बुलेंस मंगवाई और हम उन्हें लेकर फौरन अस्पताल भागे। बाजी को देखे हुए लगभग 4 साल हो गए थे और वो इन 4 सालों में इतनी बदल जाएंगी इस बात पर मुझे यकीन नहीं आ रहा था। वो तो अपनी उम्र से भी बड़े नजर आ रहे थे और उन्होंने अपने बाल क्यों कटवा दिए थे। जब उन्हें होश आया तो वो मुझे देखकर रो पड़ी थी। मुझे सबसे ज्यादा हैरानगी इस बात की थी कि बाजी के साथ फुप्पो नहीं थी। मैंने जब उनसे फुप्पो के बारे में पूछा तो वो एकदम से उठकर बैठ गई। उन्हें कोई जरूरत नहीं है इत्तला देने की, बस खामोश रहो। मुझे उनकी बात सुनकर बड़ी हैरत हुई कि वो ऐसा क्यों कह रही हैं। फिर मैं उनको लेकर फुप्पो के घर आई तो फुप्पो ने जो ही बाजी को देखा तो वो उनसे लड़ने लगी कि तुम कहाँ चली गई थी, कम से कम बताकर बाहर निकला करो। तब बाजी खामोश हो गई। मुझे फुप्पो का रवैया बहुत बुरा लगा था। मैं और सज्जाद अभी बैठे भी ना थे कि फुप्पो का बेटा हमारे सामने आ गया, जिसे देखकर मैं हैरान रह गई। जब उसने बाजी को मेरी दुल्हन कहकर पुकारा था तब बाजी ने एकदम ही मुझसे निगाहें चुराकर दूसरी तरफ देखना शुरू कर दिया, जबकि फुप्पो एकदम से घबरा गई और उसे लेकर वहां से जाने लगी। बाजी ये सब क्या है, आपको मेरी दुल्हन क्यों कह रहा है? क्योंकि मैं जानती थी कि फुप्पो का इकलौता बेटा आधा पागल था। फुप्पो ने उसका बहुत इलाज करवाया था मगर वो मुकम्मल तौर पर ठीक नहीं हुआ था। लेकिन वो बाजी को ऐसा क्यों कह रहा है ये मेरी समझ से बालातर था। मेरी बात पर बाजी रो पड़ी। फिर वो मुझे लेकर अपने कमरे में गई। फिर जो ही उन्होंने मुझे इस बारे में बताया तो मेरा दिमाग चकरा गया। फुप्पो ने बाजी की शादी अपने बेटे के साथ करवा दी थी। फुप्पो और बाजी के दरमियान एक मुआहदा हुआ था कि अगर वो उनके बेटे से निकाह कर लेती हैं तो वो उन्हें अपने साथ लंदन भी ले जाएंगी और हर महीने 5 लाख भी देंगी। और बाजी चुपचाप हमारी खुशियों की खातिर खुद को कुर्बान कर बैठी थी। और बाजी को कोई बीमारी नहीं थी, बस उनके शोर हर माह अपने बाल कटवा देते थे और फिर वो जिद करते कि उनकी दुल्हन भी अपने बाल कटवाए। इसलिए बाजी उसको खुश रखने के लिए अपने बाल कटवा देती थी। मैं ये सोच सोच कर निदामत के गड्ढे में गिरती चली जा रही थी
کہ باجی نے ہماری خاطر اپنے سب خوشیوں کو داؤ پر لگا دیا۔ جب میں نے یہ بات اپنے شوہر سجاد کو بتائی تو ان کا دل بھی دکھی ہو گیا تھا۔ مجھے یہ بات بتاتے ہوئے بہت خوشی ہوتی ہے جب سجاد نے باجی کو کہا تھا کہ ہم تمہارا پورا ساتھ دیں گے، بس تم اپنے شوہر سے خلا لے لو۔ میں وعدہ کرتا ہوں میں اپنے خاندان میں کوئی اچھا رشتہ ڈھونڈ کر تمہاری شادی کروا دوں گا اور کسی کو تمہارے ماضی کے بارے میں کچھ نہیں بتاؤں گا۔ باجی نے ہماری بات مان لی تھی اور پھر اپنے شوہر سے طلاق لے کر وہ ہمارے ساتھ پاکستان آ گئی تھی۔ وعدے کے مطابق 6 ماہ بعد سجاد نے اپنے کزن عقیل سے باجی کی شادی کروا دی۔ امی کو پہلے تو بہت صدمہ پہنچا تھا، مگر جب باجی اور میں اپنے گھر میں خوشی خوشی رہنے لگی تو انہیں بھی تسلی ہو گئی تھی۔ آج ہم بہنیں اپنے گھر اور امی اپنے گھر ہنسی خوشی رہ رہی ہے۔